कहानी शुरू होती है 1986 से, जहां बड़ी सी नदी में एक अधमरा व्यक्ति तैरता हुआ दिखता है। काफ़ी बेहोशी की हालत में रहता है। वहां कुछ कबीले बने होते हैं। उस कबीले के लोग उसे घोड़े पर लादकर अपने कबीले में लाते हैं और उसका प्राचीन पद्धति से इलाज करते हैं। इसी बीच जब इलाज कर रहे होते हैं तो कबीले पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। इलाज करते समय पाते हैं कि उस आदमी के शरीर में 5 गोलियां लगी होती हैं। हमले में कबीले के कुछ लोग मारे जाते हैं। इसी दौरान वो आदमी जिसका इलाज कर रहे होते हैं मसीहा बनकर आता है और सभी हमलावरों को मारता है, सभी के छक्के छुड़ा देता है। इसके बाद दिखता है कि उस आदमी की याददाश्त जा चुकी होती हैं और उसे ये तक नहीं पता होता है कि वो कौन है, कहाँ से आया है। वहीं कबीले वालों का एक छोटा लड़का बाहर आता है और कहता है जब वो बड़ा हो जाएगा तो यह ज़रूर पता करेगा कि आप कौन हो और आपका नाम क्या है। इसके बाद कहानी सीधा 30 साल आगे चली जाती है, जहां पर मुंबई का दृश्य दिखता है। एक मेट्रो दिखती है जिसमें 376 लोग बैठे होते हैं। इनमें से 6 लड़कियां ऐसी होती हैं जो मेट्रो को हाईजैक करने वाली होती हैं। इन सब का चीफ अगले मेट्रो स्टेशन पर इंतज़ार कर रहा होता है। इसी बीच मेट्रो को हाईजैक कर लिया जाता है। इसी मेट्रो में एक पुलिस वाला होता है जो उन सब से लड़ता है। इसी बीच उनका चीफ पुलिस वाले को अपना गेटअप पहनाकर उससे कुछ सवाल करने लगता है और जब वह कंट्रोल रूम में फ़ोन करता है तो उधर से नर्मदा नाम की एक लेडी फ़ोन उठाती है। चीफ उससे कहता है कि मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, बस आप 5 मिनट के लिए मेरी कृषि मंत्री से बात करवा दीजिए। नर्मदा उसकी बात मान लेती है और मंत्री आते हैं। चीफ मंत्री से 40 करोड़ रुपए की मांग करता है। मंत्री कहता है कि इतने पैसे का इंतजाम वो नहीं कर सकते। चीफ कहता है मैं आपको एक बिजनेसमैन का नंबर देता हूँ जिसकी बेटी हमारी हाईजैक हुई मेट्रो में बैठी है, वो तुमको पैसा देगा। इसके बाद विलेन काली केकवाड़ को दिखाया जाता है। वह पैसे देने को तैयार होता है क्योंकि जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी भी इनके कब्जे में है। इसके बाद अगले स्टेशन पर नर्मदा अपनी बाकी पुलिस के साथ वहां पहुंचती है। इसी बीच उन 6 लड़कियों में से एक लड़की कल्कि अपनी दर्दनाक कहानी सुनाती है। वो बताती है कि उसके पिता ने एक बार एक बैंक से 40,000 का लोन लिया था। अब वो लोन चुका नहीं पा रहे थे। लोन की रकम दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और बैंक वाले भी लोन भरने के लिए परेशान कर रहे थे। इसी बीच उनके पिता को एक पोस्टर दिखा था। उस पर लिखा था कि अगर तुम्हारी आत्महत्या होती है तो तुम्हारे परिवार वालों को 2 लाख रुपए मिलेंगे। उसके बाद उसके पिता आत्महत्या कर लेते हैं, यह सोचकर कि उसके परिवार का भला होगा। इसके बाद कल्कि बैंक पहुंचती है और बैंक वालों का सर फोड़ देती है। इसी बीच नर्मदा पुलिस के साथ मेट्रो स्टेशन पहुंचती है। इसी बीच चीफ की लड़की की कहानी सुनकर सभी लोग सहम जाते हैं और सभी उनका साथ देते हैं। सभी लोग चीफ की तरह मुंह पर मास्क लगा लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। चीफ भी निकल जाता है और नर्मदा चीफ को पहचान नहीं पाती है। इसके बाद पता चलता है कि चीफ 40,000 करोड़ रुपए वो देश के 7 लाख किसानों के खाते में ट्रांसफ़र करवाता है जो कर्ज में ज़्यादा डूबे रहते हैं। अगले सीन में दिखता है
कि चीफ की टीम में काम करने वाली सभी लड़कियां जेल में रहती हैं और जब चीफ के लिए काम करना होता है तो जेल से बाहर आकर चीफ के लिए काम करके फिर वापस जेल में चली जाती हैं और चीफ और कोई और नहीं, उसका नाम आज़ाद होता है और उसी जेल का जेलर होता है। और इसके बाद दिखता है कि आज़ाद की शादी नहीं हुई है और इसलिए अगले सीन में एक लड़की को देखने जाता है और वह लड़की तो नहीं आती, उसकी लड़की आती है जिसका नाम सुची होता है। सुची कहती है कि मेरी मम्मी बहुत बिजी रहती हैं इसलिए वह नहीं आ पाई और उन्होंने कहा है कि आपको मुझे भी देखना है क्योंकि जिसे वो चुनेंगी वो मेरे पापा होंगे। फिर दिखता है कि सुची और आज़ाद की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि सुची की मम्मी कोई और नहीं बल्कि नर्मदा लेडी अफसर होती है जो आज़ाद को ढूंढ रही होती है। लेकिन अगले सीन में दिखता है कि उन दोनों की अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लगते हैं। इसके बाद चीफ और उनकी टीम का अगला मिशन होता है हेल्थ मिनिस्टर से नेगोशिएट करना, जहां हेल्थ मिनिस्टर अपने बयान में कहते हैं कि मुझे यदि गोली भी लग जाती है तब भी मैं सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैंने सरकारी अस्पतालों के हालात इतने ज़्यादा ख़राब कर दिए हैं कि कोई भी अस्पताल उसके सामने फेल है। इसी बीच हेल्थ मिनिस्टर को किसी घटना की वजह से गोली लग जाती है और सभी उन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराने के लिए जाते हैं। रास्ते में ही चीफ और उनकी पूरी टीम ने उस हेल्थ मिनिस्टर को प्राइवेट अस्पताल की जगह सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। इसके बाद उस सरकारी अस्पताल के बाहर नर्मदा अपनी पूरी पुलिस टीम को तैनात कर देती है, काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा बढ़ा दी है। अगले सीन में दिखता है कि चीफ के टीम की एक लड़की, नाम है इरम होता है, वो डॉक्टर होती है जो बताती है उसे भी पहले मरीजों से बहुत प्यार था। एक बार उसके अस्पताल में 57 बच्चे इलाज के लिए आए थे लेकिन उनके ऑक्सीजन के लिए बड़े डॉक्टरों ने हाथ नहीं मिलाया। बड़े डॉक्टरों की वजह से उन सभी बच्चों को ऑक्सीजन न मिलने की वजह से उन सभी 57 बच्चों की मौत हो जाती है और सारा दोष इरम पर लगाकर उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। इसी के बदले चीफ हेल्थ मिनिस्टर से अपनी डिमांड रखता है और कहता है उन सभी बड़े डॉक्टरों को बुलाओ जिनसे इरम के अस्पताल को ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होने दी, उन सभी का लाइसेंस सस्पेंड करो, उन सभी को नौकरी से निकालो। हालांकि ये सब होता है, वो एक चॉपर मंगाती है, उस पर बैठकर जाने वाले ही होते हैं। इसी बीच नर्मदा अपनी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचती है और वहां पर नर्मदा और आज़ाद के बीच भयानक फाइट होती है। इसी बीच आज़ाद नर्मदा और उनकी टीम को चकमा देकर वहां से भागने में कामयाब होता है। अगले सीन में दिखता है कि काली गेगवाड़ रसिया हथियारों के बिजनेस के लिए जाता है और फिर नर्मदा और आज़ाद की शादी की पहली रात को ही आज़ाद नर्मदा को अपनी सारी सच्चाई बताने ही वाला होता है। हालांकि वह कई बार इसमें असफल भी होता है लेकिन फिर भी उस रात भी बता नहीं पाता है। यहाँ पर नर्मदा की टीम में ही एक शख्स काम करता है जिसका नाम ईरानी होता है। उसे आज़ाद की पूरी सच्चाई पता होती है और वो फ़ोन पर नर्मदा को सच्चाई बता देता है। इसके बाद नर्मदा आज़ाद को शूट करने के लिए जाती है। इतने में ही काली गेगवाड़ का भाई उन दोनों को किडनैप कर लेता है और नर्मदा को यहाँ तक कि गोली भी लग जाती है और वह आज़ाद को बहुत बुरी तरह
से मार ही रहा होता है। इसी बीच वहाँ एक आदमी की एंट्री होती है। वो कोई और नहीं बल्कि आज़ाद के पिता विक्रम राठौड़ ही होते हैं। वे सभी गुंडों बदमाशों को मारते हैं, यहाँ तक कि काली गायकवाड़ के भाई को भी मार गिराते हैं। अगले सीन में दिखता है कि काली गायकवाड़ रसिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन के हाथ डील करता है और कहता है कि यदि आप अपने देश में कोई भी इलीगल फैक्ट्री लगाओगे तो आपके देश के लोग उसका विरोध करके उसे बंद करवा देंगे। लेकिन आप यही काम भारत में करोगे, वहाँ सब आपको वहाँ की सरकार चाहिए होगी, वहाँ चुनाव जीतना होगा, फिर सारा कुछ आपके हाथ में होगा। आपको 20% देने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद बड़ा विलेन कहता है मैं आपको 80% दूंगा। इसी बीच काली को पता चलता है कि उसके भाई का मर्डर हो चुका है। वह काफ़ी गुस्से में होता है। अब दिखता है कि नर्मदा आज़ाद के बारे में सब कुछ पता करना चाहती है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी बेटी और उसका दिल दुखा है। वह जेल में ईरान के साथ प्लान करके जाती है और वहाँ रह रही उन 6 लड़कियों से आज़ाद के बारे में पता करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती है। होता भी वैसा ही है। वह 6 लड़कियाँ नर्मदा को आज़ाद के बारे में बताते हुए कहती हैं कि यदि आपको आज़ाद के बारे में जानना है तो तुम्हें सबसे पहले उनके पिता के बारे में जानना होगा। फिर कहानी सीधे 1986 में पहुंचती है, जहां पर विक्रम राठौड़ यानी आज़ाद के पिता और उनकी पत्नी ऐश्वर्या एक दूसरे से बेहद प्यार करते हुए नजर आते हैं। यहां पर दिखता है कि विक्रम राठौड़ पुलिस का ऑफिसर होता है और उसे एक मिशन पर भी बुलाया जाता है। उसे बताया जाता है कि बॉर्डर के उस पार हमारे 32 लोग गए थे और उन लोगों ने हमारे 32 लोगों को मार दिया है और इसके बाद हमने एक टीम और भेजी थी जिसमें आधे लोग मारे गए और आधे लोगों को बंधक बना लिया है। उनकी और टीम की मदद चाहते हैं। विक्रम राठौड़ अपनी टीम के साथ वहां जाते हैं। हालांकि युद्ध के दौरान उन सब की बंदूकें काम करना बंद कर देती हैं। उनकी टीम में 6 लोग होते हैं। इसके बावजूद भी वे जंग जीत जाते हैं। इसके बाद वहां पर एक इंक्वायरी बैठती है तो पता चलता है कि वो सारी बंदूकें जिसने काम करना बंद कर दिया था उसी की वजह से 32 लोग मारे गए और बाकी लोग भी उसी वजह से मारे गए हैं। ये सारी बंदूकें काली गायकवाड़ ने आर्मी को दी थीं। इसके बाद दिखता है कि काली गायकवाड़ का हथियारों का सौदा बंद हो जाता है और काली गायकवाड़ के सारे हथियारों को सीज कर दिया जाता है, जिससे काली गायकवाड़ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। इसके बाद विक्रम राठौड़ और उसकी पत्नी घर पे अकेली होती हैं तो काली गायकवाड़ आता है और उन पर हमला बोल देता है। इसी दौरान विक्रम राठौड़ को हेलीकॉप्टर में ले जाकर उसे 4 से 5 गोलियां मारता है और इसी बीच ऐश्वर्या को भी वो किडनैप कर लेता है और दूसरे सीन में ही उसकी पत्नी को गद्दार साबित करवा देता है। जिसके बाद दिखता है कि विक्रम राठौड़ और उनकी पत्नी दोनों भगोड़ा और गद्दार साबित कर दिया जाता है। फिर उसकी पत्नी को फांसी दी जाने वाली होती है, तभी वो बेहोश होकर गिर जाती है। पता चलता है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। रूल के मुताबिक प्रेग्नेंट औरत को फांसी जब तक नहीं दी जा सकती तब तक उसका बच्चा 5 साल का ना हो जाए। इसके बाद 5 साल तक ये सब सर्वाइव करते हैं। जेल में ही उसके बच्चे का पालन पोषण होता है। जेल में उसके बच्चे आज़ाद को काफ़ी प्यार मिलता है। इसके बाद 5 साल का समय पूरा होता है। ऐश्वर्या को फांसी दे दी जाती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और उसी पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि मेट्रो में होता है, जिसे आज़ाद ने अपना गेटअप पहनाया था। इसके बाद दिखता है कि वही बच्चा होता है जिसने विक्रम राठौड़ से बचपन में कहा था कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो पता करूंगा कि आप कौन हैं और आपका क्या नाम है।
हालांकि उसको पता भी अब चल जाता है कि विक्रम राठौड़ कौन है। इसके बाद दिखता है कि पिता पुत्र विक्रम राठौड़ और आज़ाद एक दूसरे से मिलने की वजह से बहुत खुश होते हैं। हालांकि विक्रम की याददाश्त भले ही चली गई हैं, लेकिन उनकी पावर्स अभी बाकी हैं, फिर चाहे वो स्विमिंग हो, फाइटिंग हो या फिर कुकिंग हो। इसके बाद दिखता है कि ईरानी, जो कि नर्मदा की टीम में काम करता है, वह काली गायकवाड़ के लिए भी काम करता है। इसी बीच सभी लड़कियों समेत नर्मदा पर भी हमला करने की कोशिश करता है। वहां पर विक्रम राठौड़ पहुंच जाते हैं और उन सभी लड़कियों को बचाते हैं। फाइटिंग के दौरान ही दिखता है कि एक लड़की लक्ष्मी को वहां पर गोली लग जाती है। इसी बीच एक मिशन को दिखाया जाता है जहां पर काली गायकवाड़ का बहुत सारा इलीगल पैसा आने वाला होता है। आज़ाद और विक्रम राठौड़ सहित पूरी टीम इस मिशन को फेल करने के लिए प्लान बनाती है। हालांकि आज़ाद और उनकी टीम इस मिशन को रोकने में नाकामयाब रहते हैं। विक्रम राठौड़ कहता है, तुम मिशन संभालो, इन लोगों से मैं निपटता हूँ। इसी बीच विक्रम की टीम भी उन सब से नहीं निपट पाती है। फिर काली गायकवाड़ के कब्जे में विक्रम राठौड़ और उनकी टीम पहुंचती है, जहां पर काली गायकवाड़ उन सभी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। आज़ाद उनका सारा इलीगल पैसा ले जाने में कामयाब होता है। हालांकि काली विक्रम को टॉर्चर कर ही रहा होता है तो खबर आती है आज़ाद ने 6000 लड़कियों को जो जेल में थी उन सभी को बंधक बना लेता है। हालांकि करता कुछ नहीं है, क्योंकि खुद इसी जेल का जेलर होता है। पर यहाँ पर आज़ाद की ये डिमांड होती है कि वो लड़कियों को जब ही छोड़ेगा। उसकी डिमांड को सुनने के लिए वरिष्ठ अधिकारी आते हैं, जो कि संजय दत्त होते हैं और वे हेड ऑफिसर होते हैं। उनका साइन ही आज़ाद मांग रहा होता है। हालांकि जैसे ही आज़ाद साइन देता है, वो कहता है कि शहर में 200 से 250 फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो देश के लोगों को नुकसान पहुंचा रही हैं और इन्हें बैन लगाना चाहिए। इसके बाद होता भी वैसा है। अधिकारी उन सारी फैक्ट्रियों को बैन करवाते हैं। उनमें से आधे से ज़्यादा फैक्ट्रियां काली गायकवाड़ की होती हैं। इसी बीच काली गायकवाड़ जेल में पीछे के रास्ते से आता है। उसके हाथ में वही गन होती है जिससे उसने विक्रम को 5 गोली मारी थी। हालांकि जैसे ही वो फायर करने वाला होता है, उसकी बंदूक काम नहीं करती है। इसके बाद विक्रम राठौड़ की याददाश्त वापस आ जाती है, उसे सब कुछ याद आ जाता है। विक्रम राठौड़ और आज़ाद मिलकर काली गायकवाड़ और उनके लोगों से लड़ते हैं। अगले सीन में दिखता है कि आज़ाद अपने चेहरे को लोगों के सामने लाता है और पूरे देश से बात करता है। कहता है कि जब हम दुकान पर 5 घंटे चलने वाली मिस कॉल को खरीदते हैं तो दुकानदार से 5 सवाल करते हैं, जलेगी, इससे ज़्यादा धुआं तो नहीं होगा, मच्छर तो मरेंगे। फिर भी अपनी उंगली का सही इस्तेमाल करके अपने देश के नेताओं से 5 सवाल करने चाहिए कि 5 साल आप हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए क्या करोगे। इसके बाद क्लाइमैक्स आता है। क्लाइमैक्स में दिखता है कि विक्रम राठौड़, आज़ाद और काली गायकवाड़ के बीच भयंकर फाइटिंग होती है और उसी बीच काली गायकवाड़ को उसी फांसी की सज़ा दी जाती है जिस प्रकार ऐश्वर्या को दी थी। उसकी आंखें और जीभ बाहर आ जाती हैं और इसी के साथ कहानी का एंड हो जाता है। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।